हेलो एवरीवन। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास शुरू होती है। आज का टॉपिक है नॉर्मेलिटी। तो अभी तक हमने जो किया है नॉर्मेलिटी। नॉर्मेलिटी कॉन्सेंट्रेशन टर्म है, कॉन्सेंट्रेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए। इससे पहले हमने क्या किया था? मोलारिटी, मोलालिटी, मोल फ्रैक्शन किया था, पीपीएम, मास परसेंटेज, वॉल्यूम परसेंटेज। तो अब हम नेक्स्ट करेंगे नॉर्मेलिटी। तो नॉर्मेलिटी को एक्सप्लेन करने के लिए हमको सबसे पहले पता होना चाहिए कि इक्विवेलेंट मास क्या होता है। तो इक्विवेलेंट मास को क्या होता है हमारा? इट इज़ द रेशियो ऑफ मॉलिक्यूलर वेट अपॉन एन फैक्टर। किसी भी कंपाउंड का मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय एन फैक्टर। नाउ व्हाट इज एन फैक्टर या वैलेंसी क्या है? तो सबसे पहले हम एसिड, ये एसिड बेसिस सॉल्ट तीनों के लिए अलग अलग है। तो सबसे पहले मैं एसिड्स के लिए बताती हूँ। जो एसिड्स के लिए जो एन फैक्टर होता है वो होता है आपका बेसिसिटी। तो बेसिसिटी कैसे हम एक्सप्लेन करते हैं? तो ये होता है कि द नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयन दैट वन मॉलिक्यूल ऑफ एन एसिड कैन गिव इन इट्स एक्वा सॉल्यूशन। यानी एक्वा सॉल्यूशन जब होता है तब ये कितने हाइड्रोजन आयन रिलीज करेगा, ये है बेसिकली आपकी बेसिसिटी। ठीक है, तो बेसिसिटी सपोज कि हमारे पास है, मैंने इसका एग्जांपल लिया है सल्फ्यूरिक एसिड। सपोज मैं सल्फ्यूरिक एसिड एग्जांपल ले रही हूँ H2SO4। अब ये जब ये एक्वा सॉल्यूशन में जा रहा है तो कितने हाइड्रोजन आयन रिलीज करेगा? ये करेगा 2 हाइड्रोजन आयन प्लस एक सल्फेट आयन रिलीज करेगा। तो ये आपका इस तरह से डिसोसिएशन होगा। तो यहाँ पर कितने हाइड्रोजन आयन रिलीज हो रहे हैं? 2। तो यहाँ पर 2 हाइड्रोजन आयन रिलीज हो रहे हैं, यानी कि यहाँ का एन फैक्टर बन गया, सल्फ्यूरिक एसिड का एन फैक्टर बन गया 2। यहाँ पर एन फैक्टर आपका 2 बन गया। तो हमें पता है इसका मॉलिक्यूलर मास 98 है। तो इक्विवेलेंट मास कितना बन जाएगा इसका? इक्विवेलेंट मास हो जाएगा आपका मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय 2। ये हो जाएगा आपका 98 डिवाइडेड बाय 2 यानी कि 49 ग्राम्स। तो यानी कि इसका इक्विवेलेंट मास बन गया आपका 49 ग्राम्स। ठीक है, उसी तरह से हम अगर कोई और एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि मैंने ले ली, जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ HNO3। तो HNO3 को मैं अगर लेती हूँ HNO3, तो ये कैसे रिलीज करेगा? हाइड्रोजन आयन प्लस NO3 नेगेटिव। ठीक है, तो यहाँ पर हाइड्रोजन आयन कितने हैं? यहाँ पर हाइड्रोजन आयन एक ही है, यानी कि इसका जो मॉलिक्यूलर मास है कितना है? 63। तो इसकी बेसिसिटी क्या है? 1। तो इसका इक्विवेलेंट मास कितना हो जाएगा? इसका इक्विवेलेंट मास 63 ही रहेगा। सिमिलरली CH3COH में क्या हो जाएगा? इसमें भी एक ही हाइड्रोजन रिलीज कर रहा है, यहाँ लिखा हुआ है इसकी बेसिसिटी 1 है। तो इसका इक्विवेलेंट मास भी सेम ही रहेगा एज मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, जैसे कि फॉस्फोरिक एसिड है। फॉस्फोरिक एसिड में क्या है? कितने हाइड्रोजन रिलीज कर रहा है? ये कर रहा है आपका हाइड्रोजन आयन प्लस PO4 3 नेगेटिव। यहाँ पर 3 हाइड्रोजन आयन रिलीज हो रहे हैं, यानी कि इसकी बेसिसिटी यहाँ पर है 3। ठीक है, तो इसका मास कितना है हमारा? 98। तो इसका 98 डिवाइडेड बाय 3, तो ये कितना आ जाएगा हमारा? 9 2 6 2 0 3 6 18 6 18 लाइक दिस। तो ये इसका मॉलिक्यूलर मास सॉरी इक्विवेलेंट मास आ जाएगा, दिस मच ग्राम्स। ठीक है, अब आता है ये H3PO3। H3PO3 के केस में क्या है? यहाँ पर बेसिसिटी 2 है। अब हम अभी तक जितने भी एग्जाम्पल किए उसमें यही दिख रहा है हमको कि जितने भी हाइड्रोजन आयन है, यहाँ पर अगर एक है तो इसकी बेसिसिटी 1 हो रही है। सल्फ्यूरिक एसिड के 2 है तो यहाँ इसकी बेसिसिटी 2 हो रही है। फॉस्फोरिक एसिड है तो इसकी बेसिसिटी 3 हो रही है। तो यहाँ पर भी 3 होना चाहिए, बट यहाँ पर 3 नहीं होता है, यहाँ पर इट इज़ 2। तो इसका रीज़न है इसका स्ट्रक्चर। तो इसका स्ट्रक्चर अभी समझने के लिए इसके लिए आपको आप हम आगे के नेक्स्ट चैप्टर्स में भी आएगा, ये इसका स्ट्रक्चर समझना ज़रूरी है। तो उसको समझने के लिए हम नेक्स्ट चैप्टर में करेंगे। अभी के लिए मैं आपको सिंपल मेथड बता देती हूँ। देखिए, यहाँ पर ऑक्सीजन कितने? 4 है और यहाँ पर हाइड्रोजन 3 है। तो तो ये हो जाएगा आपका 4 माइनस 1 यानी 3 इसकी बेसिसिटी होगी। यहाँ पर भी 3 माइनस 1 यानी 2 बेसिसिटी हो गया। और यहाँ पर जैसे H3PO2 है तो ऑक्सीजन 2 है तो 1 हो गया। सिमिलरली यहाँ पर है आपका बोरिक एसिड।
बोरिक एसिड का भी एक ही प्रॉब्लम है कि इसका स्ट्रक्चर आपको समझना ज़रूरी है, इसकी टू अंडरस्टैंड कि ये कैसे रिलीज़ करता है, क्योंकि जो बोरिक एसिड है वो रिलीज़ करता है हाइड्रोजन आयन प्लस H2BO3 1 नेगेटिव। तो इस ये क्यों रिलीज़ कर रहा है, ये समझने के लिए हमें इसका स्ट्रक्चर समझना ज़्यादा ज़रूरी है। तो हम उस पर ना जाकर आप सिर्फ अभी इसके लिए ये याद रखिए, मैंने इसीलिए ये बॉक्स ये बनाया है कि आप इन सबको रिमेंबर कर लीजिए कि किसकी बेसिसिटी कितनी है, सो दैट कि आपकी कैलकुलेशन में ईज़ी हो जाए। इसकी एक्सप्लेनेशन हम आगे के नेक्स्ट चैप्टर्स पे करेंगे ही, तो इसीलिए अभी के लिए आप इसको ही रिमेंबर कीजिए, आप इसी को ध्यान में रखिए, इसी को याद कर लीजिए। तो जैसे H3PO3 का है 1 होता है, H3PO2 का 1 है बेसिसिटी, H3PO3 का 2 है, तो इसको कितना आ जाएगा, इसका इक्विवेलेंट मास कितना आ जाएगा आपका, इसका इक्विवेलेंट मास हो जाएगा 82 डिवाइडेड बाय 2 यानी 41 ग्राम्स। इसका आ जाएगा इक्विवेलेंट मास, इसका तो से इसका 66 ही रहेगा, इसका भी आपका 62 ही रहेगा, सेम ही रहेगा। तो बस आप ये बेसिसिटी इसको लर्न कर लीजिए ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना रहे, ये जल्दी लर्न हो जाएगा और ये आपको इजीली कैलकुलेशन करने में इजी होगा आपके लिए। इसीलिए आप इसको अभी से ही याद कर लीजिए। जो भी मैंने पॉइंट्स लिखे हैं, एक सल्फ्यूरिक एसिड HNO3, एक HCl भी है। HCl का कितना होता है, आपका मास कितना है इसका, इट इज़ 36.5 होता है इसका मास, और इसकी बेसिसिटी 1 होती है, तो ये भी इसका 36.5 ही रहेगा इक्विवेलेंट मास। तो इसकी बेसिसिटी 1 होती है, तो इस तरह से आप याद रखिए इन सब को, ठीक है। सिमिलरली अब ये तो हो गया एसिड्स के केस में। अब बेस के केस में क्या होता है, बेस के केस में भी यही है। फॉर बेस इट इज वी विल टेक N एज एसिडिटी। वहाँ पर हमारा बेसिसिटी था, एसिड के लिए बेसिसिटी था, और बेस के लिए ये एसिडिटी है N फैक्टर। तो ये होता क्या है, द नंबर ऑफ हाइड्रोजन OH आयन that one molecule of a base can give in its aqueous solution is called acidity। इसका मतलब जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड है, ये जब एक्वा सॉल्यूशन में जाएगा तो ये कैसे रिलीज होगा, सोडियम आयन प्लस OH आयन। तो इसने कितने हाइड्रोक्सिल आयन OH आयन इसने रिलीज किए, वही हमारा एसिडिटी डिसाइड करेगा। तो यहाँ पर एक ही है, तो यहाँ पर इसकी इक्विवेलेंट मास कितना हो जाएगा आपका, इसका मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय 1 यानी कि 40 डिवाइडेड बाय 1 यानी कि 40 ही रहेगा इसका, ठीक है। तो आप भी इसकी एसिडिटी याद रखिए, ये इसकी एसिडिटी क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड की एसिडिटी है 1। सिमिलरली KOH की एसिडिटी होती है 1, BaOH होल ट्वाइस की होती है 2, AlOH होल थ्राइस की होती है 3, MgOH होल थ्राइस की होती है 2। तो यहाँ पर इसकी इक्विवेलेंट मास कितना हो जाएगा, इसका इक्विवेलेंट मास सेम ही रहेगा 56 के ग्राम्स। यहाँ पर हो जाएगा इक्विवेलेंट मास 171 डिवाइडेड बाय 2, तो विच इज कमिंग इक्वल टू, तो ये आ रहा है 85.5 ग्राम्स। कहीं पर मेरी कैलकुलेशन गलत हो तो आप प्लीज़ उसको ठीक कर लीजिए, कई बार मुझसे भी बहुत गलती हो जाती है, तो आप प्लीज़ उसको ठीक कर लीजिएगा। तो यहाँ पर आएगी इसकी 78 डिवाइडेड बाय 3, तो ये हो जाएगा 26 ग्राम्स। एंड यहाँ पर इक्विवेलेंट मास आ जाएगा आपका, इट इज़ 58 डिवाइडेड बाय 2 यानी 29 ग्राम्स, लाइक दिस। तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं, इनके इक्विवेलेंट मास निकाल सकते हैं किसके, ये आपका फॉर बेस है टू। और यहाँ पर इसकी जो एसिडिटी दी हुई है, इनको आप एक बार लर्न कर लीजिए ताकि आपको कैलकुलेशन इजी हो जाए। आगे चलते हैं हम सॉल्ट्स के लिए। तो सॉल्ट्स के लिए देख लेते हैं क्या होता है। तो सॉल्ट्स का होता है, फॉर सॉल्ट्स N फैक्टर जो होता है वो आपका टोटल चार्ज ऑफ ऑन केटायन होता है। तो कैसे करेंगे इसको, जैसे कि सोडियम क्लोराइड है, तो ये जब वाटर में जब ये एक्वा सॉल्यूशन में जाता है तो कैसे रिलीज होता है, सोडियम आयन और क्लोरीन आयन में रिलीज होता है क्लोराइड आयन। तो यहाँ पर हमको क्या देखना है, सबसे पहले देखना है वैलेंसी ऑफ मेटल आयन। मेटल आयन की वैलेंसी कितनी है, मेटल आयन की वैलेंसी आपकी 1 है,
ठीक है। नंबर ऑफ मेटल आयंस कितने हैं, मेटल आयंस कितने हैं, एक ही है, यही है आपका नंबर ऑफ मेटल आयंस, और इसकी वैलेंसी कितनी है, वो +1 है ना। तो टोटल वैलेंसी कितनी हुई, 1 × 1 इक्वल्स टू 1। मोलर मास क्या हुआ, ये 58.5 है, इक्विवेलेंट मास भी इसका 58.5 है, क्योंकि यहाँ पर एन फैक्टर क्या है, यहाँ पर इक्विवेलेंट मास क्या हो जाएगा, मोलर मास डिवाइडेड बाय एन, और यहाँ पर एन कितना है, ये 1 आ रहा है, तो यानी कि 58.5 डिवाइडेड बाय 1 यानी कि 58.5 ही होगा। कैल्शियम कार्बोनेट के केस में देख लेते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट में वैलेंसी कितनी है, वैलेंसी ऑफ मेटल आयन, हमें यहाँ सिर्फ कैटायन का देखना है, वैलेंसी ऑफ मेटल आयन कितना है, क्या है मेटल आयन, कैल्शियम। तो कैल्शियम कितने हैं, इसका चार्ज कितना है, 2, ये है 2, ठीक है, +2 है ना, ये देखो +2 है इसका, तो यहाँ पर ये आ जाएगा +2। और इसके नंबर ऑफ मेटल्स कितने हैं, मेटल एटम्स कितने हैं, कितने आ रहे हैं, ये 1 ही है, एक ही आयन आ रहा है, नंबर ऑफ मेटल एटम्स एक ही है, तो ये 1 हो जाएगा, यानी टोटल वैलेंसी कितनी हुई, टोटल वैलेंसी इस केस में कहते हैं 1 × 2 यानी कि 2 हो गया, तो 2 हो गया, तो अब इसका इक्विवेलेंट मास क्या हो जाएगा, इट इज़ मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय इसका एन फैक्टर, और एन फैक्टर कितना आ रहा है इसका 2, तो ये 2 से डिवाइड हो जाएगा, यानी कि ये 50 ग्राम्स आ गया, ठीक है। K2SO4 में देख लेते हैं। अब पोटाशियम आयन है, पोटाशियम आयन यानी वैलेंसी ऑफ मेटल आयन कितना है, +1, +1 चार्ज है, और कितने नंबर ऑफ आयंस बन रहे हैं, 2 बन रहे हैं, तो ये बन गया 2, यानी N आपका 2 आ गया, ठीक है। N आपका 2 आ गया, तो आपका इक्विवेलेंट मास क्या हो जाएगा, इट विल बी मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय 2 यानी कि 87, इसका 174 होता है, तो डिवाइडेड बाय 2 यानी 87 हो गया। सिमिलरली हम एल्यूमिनियम सल्फेट का देख लेते हैं। अब यहाँ पर देख लेते हैं, यहाँ पर जो वैलेंसी ऑफ मेटल कितना है, वैलेंसी ऑफ मेटल आयन कितना है, +3, नंबर ऑफ कितने हैं, नंबर ऑफ मेटल आयंस कितने हैं, मेटल एटम कितने हैं, 2, यहाँ पर 2 दिख रहा है ना, तो 2 हो गए, यानी कि टोटल वैलेंसी कितनी हुई, इट इज़ 2 × 3 यानी कि 6 हो गया। तो अब ये जो नंबर है, यानी हमारा जो इक्विवेलेंट मास हो गया, इट इज़ मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय एन, और यहाँ पर एन कितना है 6, और मास कितना है 342 डिवाइडेड बाय 6, तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो वी आर गेटिंग 57 ग्राम्स। तो इस तरह से हम इक्विवेलेंट मास कैलकुलेट करते हैं एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट्स का। तो आप ये जो मैंने अभी बताया है, ये सॉल्ट्स के लिए आप इसको लिख लीजिए। जैसे कि अब मैं एक और एग्जांपल देती हूँ, आप इसको खुद निकाल कर देखिए, FeCl3 इसका कितना होगा, और K2CO3 इसका कितना होगा, आप इनको निकाल कर देखिए, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, इन दोनों को करके देखिए, ठीक है। तो ये होता है आपका इक्विवेलेंट मास। तो इक्विवेलेंट मास पर ही डिपेंड करती है आपकी नॉर्मेलिटी। तो हम अब डिस्कस करेंगे नॉर्मेलिटी, तो चलिए डिस्कस करते हैं। तो what is normality? It is the number of the gram equivalent of a solute dissolved per liter of the solution. नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ द सोल्यूट। अब नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट क्या होता है, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट क्या होता है, मास ऑफ सोल्यूट अपॉन इक्विवेलेंट मास। अब जैसे मान लीजिए मैंने सोडियम हाइड्रोक्साइड लिया, और ये हमें सोल्यूशन में दिया हुआ है 3 ग्राम्स, ठीक है। तो हमने अभी पढ़ा सोडियम हाइड्रोक्साइड जब ये एक्वा सोल्यूशन में जाएगा तो कितने OH आयन रिलीज करेगा, ये एक ही आयन रिलीज करेगा, तो यानी कि इसका एन फैक्टर क्या हो गया 1। तो अब इसका इक्विवेलेंट मास क्या हो गया, इक्विवेलेंट मास हो गया आपका, हमें पता है सोडियम हाइड्रोक्साइड का मॉलिक्यूलर मास होता है, इसका मॉलिक्यूलर मास है 40 ग्राम्स, ठीक है। 40 ग्राम्स हो गया डिवाइडेड बाय 1, तो ये हो जाएगा आपका, इसका इक्विवेलेंट मास हो गया 40। अब ग्राम इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, जितना मास हमें दिया हुआ है गिवन मास डिवाइडेड बाय इसका इक्विवेलेंट मास, दिस इज इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट, ठीक है। ये आ गया, ये फैक्टर अगर ये वैल्यू अगर आ गई हमारी, अब हम नॉर्मेलिटी निकाल सकते हैं। तो नॉर्मेलिटी क्या है हमारी, नॉर्मेलिटी हो जाएगी नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स यानी 3 डिवाइडेड बाय 40,
और अगर ये हमें दिया हुआ है, सपोज इट इज प्रेजेंट इन सपोज 250 ml सोल्यूशन में दिया हुआ है, तो हम कैसे निकालेंगे इसको? डिवाइडेड करेंगे वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन ml। तो वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन कितना है? 250 इंटू 1000। तो ये हो गया हमारा वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। इसको कैलकुलेट करते हैं, ये कैंसिल हो गया, तो ये आ जाएगा आपका 3/40 इंटू 4। यहाँ से ये सॉरी 40 ये कैंसिल हो गया, तो ये आ गया 0.3 नॉर्मल। तो इस तरह से हम नॉर्मेलिटी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो चलिए एक क्वेश्चन करके देखते हैं ताकि आपकी बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाए। तो ये क्वेश्चन है आपका, कैलकुलेट द नॉर्मेलिटी ऑफ अ सॉल्यूशन कंटेनिंग 31.5 ग्राम्स ऑफ हाइड्रेटेड ऑक्सैलिक एसिड। ऑक्सैलिक एसिड आपको दिया हुआ है, तो ऑक्सैलिक एसिड का मैं आपको बता दूं, ये आपके हाइड्रोजन आयन, 2 हाइड्रोजन आयन रिलीज करता है। अब आप इसको उस तरह से ही कैलकुलेट कीजिए। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे इसमें, हमें क्या 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 चाहिए? हमें नॉर्मेलिटी निकालने के लिए क्या क्या चाहिए हमें? पहले हम नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला लिख लेते हैं। नॉर्मेलिटी इक्वल्स टू ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ solute divided by gram equivalent of solute divided by volume of solution in sorry in ml मल्टीप्लाई बाय 1000। क्योंकि यहाँ ml में दिया हुआ है इसीलिए मैं डायरेक्टली ml वाला ही फॉर्मूला ले रही हूँ। अब हम निकालेंगे ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट। क्या होता है ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट? इट इज मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट मास ऑफ दिस सोल्यूट। अब हमें दिया हुआ है ऑक्सैलिक एसिड। सबसे पहले हम ऑक्सैलिक एसिड का मॉलिक्यूलर मास फाइंड आउट करते हैं। तो ये है आपका, इट इज H2C2O4 विथ 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। तो ये आ जाएगा आपका 2 × 1 प्लस कार्बन इज 12 × 1 सॉरी 2 प्लस ऑक्सीजन इज 4 × 16 प्लस 2 × वाटर का होता है 18, 2 प्लस 24 प्लस 64 प्लस 36। तो इसको कैलकुलेट करते हैं, तो इट इज कमिंग इक्वल टू 126 ग्राम्स। तो हमारा मॉलिक्यूलर मास ऑफ ऑक्सैलिक एसिड आ गया 126। अब ये कितने हाइड्रोजन आयन रिलीज करता है? 2, यानी कि इसका एन फैक्टर कितना हो गया? 2। तो अगर एन फैक्टर 2 हो गया तो अब हम इसका इक्विवेलेंट मास निकाल लेते हैं। इक्विवेलेंट मास हो जाएगा 126 डिवाइडेड बाय 2, यानी कि 63 ग्राम्स। Now you have equivalent mass of solute, and now we can find out the normality. तो normality equals to, पहले हम ग्राम इक्विवेलेंट निकाल लेते हैं, ये ग्राम इक्विवेलेंट निकाल लेते हैं। तो ग्राम इक्विवेलेंट हो जाएगा आपका, मास ऑफ सोल्यूट कितना था, हमें कितना दिया हुआ है चेक कर लेते हैं। इट इज़ 31.5। तो इट इज़ 31.5 डिवाइडेड बाय 63 इज इट्स इक्विवेलेंट मास विच इज कमिंग इक्वल टू 0.5। ये 0.5 आ रहा है आपका। अब ये 0.5 आ रहा है, यहाँ यूनिट लेस होगा क्योंकि दोनों ही ग्राम्स में है, तो कट हो जाएंगे। तो ग्राम इक्विवेलेंट आ गया। अब नॉर्मेलिटी क्या होगा आपका? इट इज़ ग्राम इक्विवेलेंट मतलब 0.5 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन जो हमें दिया हुआ है 1250, और क्योंकि ये ml में है तो हमको मल्टीप्लाई करना 1000 से। तो इसको कैलकुलेट करते हैं, ये पॉइंट यहाँ चला गया, दिस विल कैंसिल आउट एंड इट इज़ कमिंग, ये हो जाए 525। तो ये आ रहा है आपका 0.4 नॉर्मल। तो आपका आंसर आ रहा है 0.4 नॉर्मल।
ठीक है, तो ये 0.4 नॉर्मल आ गया। तो इस तरह से हम नॉर्मेलिटी निकाल सकते हैं। ठीक है, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। ओके, तो दिया हुआ है, अ सैंपल ऑफ NaOH weighing 0.38 grams of is dissolved in water, sodium hydroxide, again ये sodium hydroxide dissolved in water, and the solution is made 50 ml, ये ml होगा 50 ml in volumetric flask. What is the molarity and normality of the resulting solution? तो सबसे पहले हम molarity निकाल लेते हैं। molarity क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml इंटू 100, तो सॉरी 1000। तो यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेते हैं पहले। नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है? गिवन मास अपॉन मोलर मास। सोडियम हाइड्रोक्साइड का अभी हमने देखा मोलर मास था 40 ग्राम्स। ठीक है, गिवन मास कितना है? 0.38 ग्राम्स। 0.38 डिवाइडेड बाय 40 इज इट्स नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, तो मोलारिटी कितना हो जाएगा? इट इज 0.38 डिवाइडेड बाय 40 इंटू वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन कितना है आपका? 50 इंटू 1000। ठीक है, तो अब हम इसको कैलकुलेट कर दें, ये पॉइंट हटा देते हैं, यहाँ पर ये 100 हो जाएगा, ये कैंसिल होगा एंड दिस विल कैंसिल आउट, और ये आ रहा है हमारा 38 अपॉन 200, 20 इंटू 0, यानी कि 0.19 मोलर। दिस इज द आंसर टू दिस क्वेश्चन। द मोलारिटी तो आ गया हमारा 0.19। ठीक है, और अब हम देख लेते हैं नॉर्मेलिटी क्या है। तो नॉर्मेलिटी कितना होगा? इज ग्राम इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml इंटू 1000। सबसे पहले हम ग्राम इक्विवेलेंट निकाल लेते हैं। ग्राम इक्विवेलेंट क्या है हमारा? मास, गिवन मास या मास ऑफ सोल्यूट, गिवन मास डिवाइडेड बाय इट्स इक्विवेलेंट मास। सोडियम हाइड्रोक्साइड का इक्विवेलेंट मास क्या होगा? इसका मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय एन फैक्टर। एन फैक्टर क्या है? क्या, क्योंकि यहाँ एक ही OH आयन है, रिलीज होगा, इसीलिए इसका एन फैक्टर 1 रहेगा। इट इज़ 1, यानी कि इसका मॉलिक्यूलर मास और इक्विवेलेंट मास सेम रहेगा, जो हमने पहले भी किया था, तो इसको आप लर्न ही कर लो। तो गिवन मास कितना है? 0.38 डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट मास कितना हुआ? 40। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका नॉर्मेलिटी क्या हो जाएगा? इज 0.38 डिवाइडेड बाय 40 इंटू 1/50, जो वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन अपॉन 1000। तो देखिए ये बिल्कुल सेम आ रहा है। तो दिस इज, सॉरी यहाँ नॉट m बट हेयर इट इज n। तो देखिए मोलारिटी और नॉर्मेलिटी दोनों सेम है, दोनों सेम है। तो यहाँ पर मैं आपको एक बार बताना चाहती हूँ कि एक और मेथड है, इसको हम डायरेक्टली भी निकाल सकते थे, जो कि है आपका फॉर्मूला नॉर्मेलिटी इक्वल्स टू मोलारिटी into that compound's basicity or acidity, but because in this case it is a base, तो we will take it यहाँ पर acidity। ठीक है, और यहाँ की एसिडिटी कितनी है? इसकी एसिडिटी या एन फैक्टर कितना है? 1, और मोलारिटी कितनी है? 0.19। तो हमारा कितना है नॉर्मेलिटी? 0.19 नॉर्मल। तो देखिए यहाँ इस फॉर्मूले से भी दोनों सेम आ रहे हैं, तो हम इसको डायरेक्टली भी निकाल सकते हैं। तो मैंने ये इसीलिए आपको बाद में बताया, पहले ये एक बार फिर से कंफर्म कर लेते हैं कि किस तरह से हम करते हैं नॉर्मेलिटी। तो ये नॉर्मेलिटी हम देखिए, दोनों फाइंड आउट करने के बाद हमारा वैल्यू दोनों का सेम ही आ रहा है, नॉर्मेलिटी और मोलारिटी, और ये उसका ये फॉर्मूला होता है, ये भी आप लर्न कर लीजिए। अगर ये बेस है तो यहाँ एसिडिटी आएगा, अगर यहाँ एसिडिटी है तो अगर यहाँ पर हम एसिड ले रहे हैं, अगर सपोज करिए यहाँ पर सोडियम क्लोराइड होता तो हम वहाँ एसिड, सॉरी सोडियम
क्लोराइड नहीं, सोडियम क्लोराइड इज अ सॉल्ट। अगर हमारा सपोज HNO3 होता तो कितने हाइड्रोजन है, 1 होता, यानी एसिडिटी यहाँ पर बेसिसिटी हम लेते हैं और बेसिसिटी क्या है 1, तो सेम ही आ रहा है। तो इस तरह से हम लेंगे, तो मोलैरिटी इंटू बेसिसिटी और एसिडिटी इज इक्वल्स टू नॉर्मेलिटी। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आप लर्न कर लीजिए, इट विल बी इजियर। ऐसे ही हम एक और क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि आपको अंडरस्टैंड हो जाए अच्छे से। तो क्वेश्चन है आपका ये, व्हाट इज द नॉर्मेलिटी ऑफ द फॉलोइंग। तो इसमें कुछ नहीं करना है, हमें मोलैरिटी दी हुई है, मोलैरिटी ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड हमें दिया हुआ है कितना, 0.1381 मोलर। ठीक है, तो यहाँ पर मोलैरिटी दी हुई है, हमने अभी जो फॉर्मूला की है नॉर्मेलिटी कैसे निकालनी है, नॉर्मेलिटी इक्वल्स टू मोलैरिटी इनटू इट्स, क्योंकि ये सोडियम हाइड्रोक्साइड है, ये बेस है, तो ये एसिडिटी आएगा यहाँ पर। और हमें पता है एसिडिटी ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी एन फैक्टर कितना होता है, इसका 1 होता है, तो ये आ जाएगा 0.1381 इंटू 1 इज इक्वल्स टू 0.1381 नॉर्मल। तो ये आ गया आपका आंसर। ठीक है, और सेकंड केस का क्या हो जाएगा, यहाँ पर है H3PO3 विच इज़ एन एसिड। इसका एन फैक्टर क्या है, कितने हाइड्रोजन आयन रिलीज कर रहा है, यहाँ पर 4 है ऑक्सीजन, मतलब 3 हो जाएगा, तो यानी कि 3, यहाँ पर एन फैक्टर 3 हो गया। और इसका हमारा मॉलिक्यूलर मास कितना होता है, इट इज़ 98, तो हमारा इक्विवेलेंट मास हो जाएगा इसका 98/3। खैर हमें इसको तो ज़रूरत ही नहीं है, हम डायरेक्टली इसको ले सकते हैं। तो हमारा क्या आएगा, नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला, हम इस फॉर्मूले को यूज़ करेंगे, नॉर्मेलिटी इक्वल्स टू मोलैरिटी, मोलैरिटी कितना है 0.0521 इंटू इसका जो फैक्टर है एन फैक्टर विच इज़ 3, तो ये आ जाएगा 3 6 15 नॉर्मल। तो दिस इज़ योर आंसर टू दिस क्वेश्चन। ठीक है, तो अगर आपको मोलैरिटी दी हुई है, आप उसको, उसकी बेसिसिटी आपको पता है या उसकी एसिडिटी आपको पता है, तो आप डायरेक्टली उसकी नॉर्मेलिटी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और समझ में आया होगा, और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।